संजय जी, वोट प्रतिशत कम हुआ जिसके बाद अब इस तरह के बयानों की भरमार हो गई है क्या, कि थोड़ा उत्साह लाया जाए, माहौल बनाया जाए? कुछ हद तक आपकी बात सही है चित्रा जी, कि आप देखें, पहले चरण को देखें, दूसरे चरण को देखें और तीसरे चरण के जो अभी प्रोविजनल आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों से तो साफ साफ लग रहा है कि तीसरे चरण में भी मतदान प्रतिशत गिरा है। चिंता सब पार्टी को है और सारी पार्टियों को शायद ये इस बात का अंदाज होने लगा है कि शायद कहीं उनका मतदाता तो घर नहीं बैठ गया। तो बिल्कुल वास्तविकता यह है कि पार्टियां चाहती हैं कि थोड़ा मतदाताओं में उत्साह बने, लेकिन मैं ये नहीं कहता उत्साह बनाने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। जब चुनाव के दिन चर्चाएं होती है, प्रेस का कैमरा लगा होता है और आप चाहते हैं, आप संदेश देना चाहते हैं अपने उन समर्थकों को जो आपको सालों साल आपके लिए वोट कर रहे हैं, तो संदेश देने की कोशिश की जाती है। और कभी कभी होता है संदेश देने में आप शायद 2 कदम आगे निकल जाते हैं या चूक जाते हैं, जो दूसरी पार्टी जिसको लपक लेती है। और मुझे लग रहा है अभी जो 10 मिनट से जो हमने अभी टीवी डिबेट में देखा, ये उसी का नतीजा है। पहले नेता उसमें आपस में उलझ पड़े और अब हमारे जो एनालिस्ट हैं वो उसमें उलझ पड़े हैं। लेकिन जनता को उलझाने की ज्यादा कोशिश की जाती है। जब भी बांटो और राज करो की राजनीति हम लेकर आते हैं। संगीत जी, मैं आ रही हूँ प्लीज, जब हम आ रहे हैं प्लीज, इस तरह से डिबेट नहीं हो सकता सर। संगीत रागी जी, आशुतोष जी, प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है सर। प्लीज, आप लोग टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, प्लीज ये तरीका तो नहीं हो सकता है ना कि बाकी लोगों का हक कम से कम यहाँ पर, ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है। संगीत रागी जी, आशुतोष जी, प्लीज प्लीज। संजय जी, संजय जी को बोलने दीजिए, संजय जी को बोलने दीजिए। संजय जी, लेकिन लालू यादव की ओर से जो बयान दिया गया है 2019 में, चूंकि उनकी पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा था, मधेपुरा हो, अररिया हो, वहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है। क्या आपको लग रहा है कि बीच चुनाव में उनकी ओर से एक मैसेज देने का काम किया गया है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव के बीच में ये मैसेजिंग का काम है, क्योंकि चुनाव उन कंस्टिट्यूएंसी में हो रहा है जहां पर साइजेबल नंबर ऑफ मुस्लिम वोटर्स हैं। पहले दौर के भी चुनाव हुए तो वहां पर, दूसरे दौर के भी चुनाव में कई कंस्टिट्यूएंसी में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा थी, लेकिन आज जिन कंस्टिट्यूएंसी में बिहार में चुनाव हो रहे थे, वहां मुस्लिम वोटर एक डिसाइडिंग फैक्टर है। डिसाइडिंग फैक्टर का यह मतलब नहीं कि वो 50% है, लेकिन काफी तादाद है। तो निश्चित रूप से मैसेजिंग है। मैं ये नहीं कहता कि लालू यादव जी की ये कन्विक्शन है और वो बिल्कुल कन्विक्शन से कहते हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये चुनावी राजनीति है, चुनावी माहौल है और हर पार्टी चाहती है कि वोटरों को अपनी ओर लुभाया जाए। और इसी कड़ी में मुझे लगता है लालू यादव ने एक बयान, ये 2 लाइन में जल्दी से जवाब मैं आपसे और चाहूंगी। कई बार हमने देखा है कि जब भी इस तरह का कोई बयान आता है, भारतीय जनता पार्टी उसको अपने पक्ष में करके ध्रुवीकरण की बड़ी कोशिश करती है और उसकी शुरुआत भी हो गई है और उसका लाभ भी हमने यूपी में देखा है, बाकी जगहों पर देखा है, उसका लाभ भी वो पूरा उठाती है। इसको अगर एक शब्द में कहूं कि स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, और स्ट्रैटेजी के मामले में बीजेपी से एक तरह से अच्छी, बीजेपी से ज्यादा प्रखर पार्टी और कोई नहीं है। तो एक स्ट्रैटेजी के रूप में उन्होंने, कई बार ऐसा हुआ है, अगर हम 2014 के चुनाव, 19 के चुनाव की भी बात करें, उस वक्त भी ऐसा होता रहा है कि एक स्टेटमेंट आता है और उस स्टेटमेंट को कैसे अपने पक्ष में मोल्ड कर दिया जाता है, जिससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की गई है। अब सवाल है इस वक्त किसको फायदा मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, सरगर्मी तेज है, बयानबाजी तेज हो गई है। क्या हम वो ग्राफिक्स दिखा सकते हैं दोबारा, कहां कहां पर मुस्लिमों को आरक्षण मिला हुआ है, जरा दर्शकों को बताकर, उसके बाद सिद्धार्थ यादव जी, नवल किशोर जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर मुसलमानों को आरक्षण का प्रावधान, देखिए कई मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है, जिनमें से खासतौर से केरला, कर्नाटक में सारे मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है। और इसी वजह से इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी कहती है कि ओबीसी, एससी, एसटी में से आरक्षण निकालकर इनको देने का काम किया गया है। केरल में शिक्षा में 8%, नौकरी में 10%, कर्नाटक में मुस्लिम ओबीसी को 19% का आरक्षण मिला हुआ है और कर्नाटक में सारे मुसलमानों को 4% अलग से आरक्षण मिला हुआ है। ये जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, तमिलनाडु में 90% मुसलमान आरक्षित श्रेणी में आते हैं और इसी साउथ से लेकर नॉर्थ तक इस मुद्दे को पहुंचाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, आपके पास आते हुए, अब ये ध्रुवीकरण की सियासत कब तक चलती रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? इससे आगे बढ़ने का क्या वक्त नहीं आ गया है? कब तक हम जाति धर्म इसी के झुंझुने को लेकर यहाँ पर अटके रहेंगे? सिद्धार्थ यादव जी, ठीक है, आ रही हूँ। संगीत जी, उनसे भी पूछ लूंगी, एक बार सिद्धार्थ जी से पूछ लेते हैं। देखिए, आराम से प्लीज 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 प्लीज। चित्रा जी, मैं आपके पैनल पे सबसे, चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी, मैं आपके पैनल पे सबसे युवा आवाज हूं और मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा मौका मुझको भी दिया जाए। सबसे पहली बात तो मैं बड़ी विनम्रता से आपसे आग्रह करता हूं और मैं अपनी असहमति को दर्ज करवाता हूं। ध्रुवीकरण का आरोप आप हम पे कैसे लगा सकती हैं?
ये लोग अगर अपने भाषण में लालू जी ने बोल दिया कि हाँ मुसलमानों को मिलना चाहिए, शब्द का भी इस्तेमाल किया, वो ध्रुवीकरण नहीं हुआ। हमने कह दिया कि ये संविधान सम्मत नहीं है, संविधान निर्माता नहीं कह करके ये ध्रुवीकरण हो गया, हमने लपक लिया। उनने भाषण में कह दिया कि वोट जिहाद करिए, वो ध्रुवीकरण नहीं हुआ। हमने कह दिया कि देखो ये बांटने की बात कर रहे हैं, तो वो लपकना हो गया, वो ध्रुवीकरण करना हो गया। ये कौन सा चश्मा है? इस चश्मे को हम कब हटाएंगे? अरे अगर हम इस देश में संविधान सम्मत बात करते हैं, इनको एक्सपोज करने की बात करते हैं और डंके की चोट पर सामने आके कहते हैं कि जो मानसिकता आपने मन में बना ली है कि इस देश में अल्पसंख्यक माने बस एक वर्ग, बाकी पारसियों की बात नहीं करते, क्रिश्चियन की बात नहीं करते, जैन की बात नहीं करते, बौद्ध की बात नहीं करते, और ये सारा राग आप सिर्फ वोटों के लिए करते हैं, तो ये ध्रुवीकरण का आरोप मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हम पे मत लगाया करिए। अभी आशुतोष जी कुछ विश्लेषण कर रहे थे, मेरे को कई बार बुरा लगता है और मैं आशुतोष जी को कहना चाहता हूं, अगर डाकू चोरी करे तो समस्या नहीं है, पर अगर वो संत के भेष में चोरी करे तो ज्यादा समस्या है। विश्लेषक बनकर के अगर गलत विश्लेषण आप करेंगे तो आशुतोष जी मैं आपसे विनती करता हूं कि वो ऐसा मत करा करिए। आपने आंध्रा का जिक्र क्यों नहीं किया? आंध्रा में आपने आरक्षण देने की कोशिश करी धर्म के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया, तो आपने उसका विश्लेषण क्यों नहीं किया? समस्या यह नहीं है कि कौन सी जाति को मिल रही है, समस्या यह है कि ब्लैंकेट रिजर्वेशन आप दे रहे हैं वो गलत है। आपने यह कह दिया कि कर्नाटक के अंदर जो भी उस धर्म में पैदा हो जाएगा, उस पंथ में पैदा हो जाएगा, वो अगड़ा है, पिछड़ा है, किसी जाति से आता है, कहीं से भी आता है, सबको आरक्षण मिलेगा। यह संविधान सम्मत नहीं है और हम संविधान के साथ खड़े हैं, इसलिए हम आपको नहीं करने देंगे। नवल किशोर जी के लिए भी कहना चाहता हूं, ये ऐसा है चित्रा जी इनके साथ तो कि इनका कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये लोग बात करेंगे पिछड़ों की, बात करेंगे दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, बात करेंगे अल्पसंख्यकों की, पर देंगे किसी को नहीं, क्योंकि 9% टिकट तो दे दी परिवार को, 8% उत्तर प्रदेश में दे दी टिकट परिवार को। पहले बांटेंगे परिवार को, फिर देंगे माफियाओं को, फिर देंगे बाहुबली को, फिर देंगे धन्ना सेठों को, कुछ बच गया तो दे देंगे पिछड़ों वर्ग को। अरे आप लोगों ने पिछड़ों की इतनी लड़ाई लड़ी थी, आपके शो पे आज कह करके जा रहा हूं, सामाजिक और आर्थिक वर्ग से पिछड़े वाले लोगों को नीट में दिया आरक्षण हमने, नवोदय विद्यालय में ओबीसी वर्ग का आरक्षण लागू किया हमने, केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण लागू किया हमने, विश्वकर्मा योजना लेकर के आए हम। आपने करा क्या? मात्र राजनीति। चित्रा जी, ये राजनीति बंद होनी चाहिए और मैं आग्रह करूंगा कि जितने लोग बैठे हैं कभी एक बार इसी स्वर में आकर के इस राजनीति के खिलाफ नहीं बोलिएगा। हम तो एक्सपोज करते हैं तो समस्या हो जाती है, पर इस राजनीति के खिलाफ कोई नहीं बोलता, वो समस्या है। अब आशुतोष जी कह रहे हैं नवल किशोर जी वेट कर सकते हैं, तो नवल किशोर जी उनकी बोलिए। आशुतोष, मुद्दा क्या है? इस देश के प्रधानमंत्री रैली में खड़े होकर कहें कि मुसलमान इन्फिल्ट्रेटर्स है, घुसपैठिया है, बच्चे पैदा करता है। देश के गृह मंत्री खड़े होकर कहेंगे शरिया कानून यहाँ लागू होने वाला है। बिल्कुल गलत बात है। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री ने सारे लोगों को घुसपैठिया नहीं कहा है, बिल्कुल गलत बात है। बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया है या नहीं है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बात होनी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं बात? क्यों नहीं रोका था आप उस समय जब मैं बोल रहा था? उस समय आपकी घिग्गी क्यों बन गई थी? उस समय क्यों नहीं? आप क्या बोल गए थे? क्यों नहीं? आपने क्या बोला? बांग्लादेशी क्या इस देश का मुसलमान आप उसको इस तरीके से टारगेट करेंगे? यदि वोट टारगेट करेंगे अगर इस तरह से आप नवल किशोर जी का समय भी चला जाएगा, पॉलिटिक्स चाहिए, नवल किशोर जी का समय भी चला जाएगा। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। इस तरह से कैसे बात होगी? प्लीज सर, इस तरह से कैसे बात हो सकती है? ये तरीका तो नहीं हो सकता ना, ये तरीका तो नहीं हो सकता ना सर। प्लीज आप लोग एक सेकंड सर, मेरे सवालों पर जवाब देंगे, आपस में नहीं लड़ाई करेंगे। प्लीज संगीत रागी जी, आशुतोष जी, खत्म कीजिए आपस में इस दंगल को, मुद्दों पर दंगल करते हैं। प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्लीज संगीत रागी जी, प्लीज आशुतोष जी, नवल किशोर जी को दिखाइए। नवल किशोर जी बीजेपी की बातों पर जवाब दीजिए, वरना आपकी बात रह जाएगी। नवल किशोर जी देखिए चित्रा जी, वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी सोच ही दंगाई है, उसके सोच में नफरत है, उसके सोच में विभाजन है। वास्तव में वो राजनीति नहीं करती है, वो सिक्रम करती है। और सिक्रम क्या करती है? जो बात कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि 400 सीट इसलिए दो कि संविधान को खत्म करना है। जब देखा कि लोग को बात समझ में आ गई और उसको जवाब देने वाले हैं, तो गिड़गिड़ाने लगते हैं कि 272 सीट दे दो, मुझे शासन करना है। देखिए, वास्तव में तो आर्थिक आधार पर भी संविधान इजाजत नहीं देता है, लेकिन आर्थिक आधार पर दिए गए ये सिद्धार्थ भाई को जरूर बुरा लगेगा, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आरक्षण ही परमिशन था, लेकिन आर्थिक आधार पर दिया गया ना। किसी भी आधार पे आरक्षण देने के बाद तो की जा सकती है, लेकिन आरक्षण खत्म करने की बात तो केवल भाजपा करती है।
संघ कहती है, और यही बात सच है। वास्तव में जो राजनीति यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी की है कि वो आप पूछ लीजिए उनको पूछे कि रोहिणी आयोग का रिपोर्ट का क्या हुआ। वो कहते हैं कि सारा आरक्षण यादवों को मिल गया। आप बताया क्यों नहीं? झूठ बोलने में, भ्रम फैलाने में यही जमात के लोग हैं जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को सदन के पटल पे डाली दिया। जब आरक्षण दिए, अगरा पिछड़ा को भी दिए, अगरा को भी दिए, महिलाओं को भी दिए, मुंगेरी लाल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर दिया। आप पूछिए इनसे कि जब इस बात को वो लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो फिर आरक्षण की बात क्या करेंगे? जब 1990 में बीपी सिंह ने आरक्षण दिया, मंडल कमीशन रिपोर्ट के आधार पे इन्होंने सरकार गिरा दी। ये तो वास्तव में झूठों और बेशर्मों का फौज है भारतीय जनता पार्टी। किसी सोच और नीति क्या है? कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और आप खुद ही कहते हैं। सिद्धार्थ यादव जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी है। जाति की बात आप खुद करते हो और जाति बोलिए सिद्धार्थ यादव जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, हो गई आपकी बात। देखिए चित्रा जी, इनकी समस्या अब सुन लीजिए। नवल जी अब सुन लीजिए, इनकी समस्या क्या है। झूठा है झूठ, बात ये बोलेगा आईना। इनके 2 लाइन बता देता हूं। झूठा है झूठ, बात ये बोलेगा आईना। आप आओ हमारे सामने, हम सच बताते हैं। अरे काका, कार्लेकर कमीशन पे कौन बैठा था भैया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबा करके कौन बैठा था? आप घूमते रहिएगा झूठ की दुनिया में बहुत पीछे तक। मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों ने ओबीसी एससी एसटी बात करते रहे, नीट में आप आरक्षण क्यों नहीं दे पाए? आप पिछड़े वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा हम जब देने आए उसका आपने सदन में क्यों विरोध किया? आप लोग क्यों केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालयों में नहीं दे पाए? आप क्यों नहीं दे पाए रिप्रेजेंटेशन? क्यों नहीं दे पाए एससी एसटी ओबीसी वर्ग से मंत्री? और वो आपको तो देने थे माफिया, आपको तो देने थे परिवार में। अरे टिकट अपनी बिटिया को क्यों दी सिंगापुर से बुला करके? काट के दो पिछड़ों को, काट कर दो मुसलमानों को। बात किसी और की करेंगे, फायदा कहीं और करेंगे, क्योंकि राजनीति के लिए है ये चित्रा जी, और किसी चीज के लिए नहीं। मात्र राजनीति, मात्र हिपोक्रेसी। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें शाम 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। 93 सीटों पर जो मतदान इस वक्त भी जारी है, 60.19% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक का ये जो मतदान प्रतिशत है, उम्मीद यही कि 6 बजते इसमें और ज्यादा उछाल दर्ज किया जाएगा। तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान की ये स्थिति है। 60% से ज्यादा अब तक मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में सबसे कम। लेकिन जिस आरक्षण को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ओर से जब इसकी व्यवस्था की गई होगी तो शोषितों, वंचितों को इसका पूरा लाभ दिया जाए ताकि उनकी जिंदगी में सुधार देखा जाए, इसके जरिए वो आगे बढ़े होंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में फूट डालो और राज करो की राजनीति इस पर की जाएगी, ये उन्होंने कतई सोचा नहीं होगा। राजनीतिक पार्टियां अपना लाभ लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस तरह की सियासत देश के लिए कतई ठीक नहीं है।